हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंगबारी ब्रेन में। कंगबारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है त्रिभुज, आयत, वर्ग व वृत्त की अवधारणा, इनकी विशेषताएं, इनके अंगों व इनके क्षेत्रफल की जानकारी। आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज। देखते हैं त्रिभुज क्या है। तीन रेखाओं या तीन भुजाओं से घिरी आकृति या घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। यह जैसे कोई अगर तल है दिया हुआ, उस तल में तीन रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं कि वो किसी एक क्षेत्र या एक आकृति को निरूपित कर रही हैं, तो वह क्षेत्र या आकृति त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब जब तीन भुजाएं हैं आपस में मिल रही हैं तो तीन शीर्ष बनेंगे, और जो तीन शीर्ष बनेंगे वो तीन कोणों को निरूपित कर रहे होंगे। अर्थात कहा जाता है त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, आगे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि त्रिभुज क्या है। देखते हैं इस त्रिभुज में तीन भुजाएं दी हुई हैं, AB, VC और CA। तीनों भुजाएं आपस में मिली हुई हैं, और ये जो कॉपी का तल है, इस तल पर एक क्षेत्र को निरूपित कर रही हैं, यानी ABC क्षेत्र को निरूपित कर रही हैं। अर्थात ये ABC क्या हुआ, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में कुछ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, वो सारे त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। हम इस चित्र के माध्यम से ही सारा बता रहे हैं, बाकी आगे परिभाषाएं दी हुई हैं सबकी। सबसे एक तो दिया है शीर्ष, आगे उसके पास में ही नीचे दिया हुआ है शीर्ष कोण, और आधार दिया हुआ है, आधार कोण दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है, और शीर्ष लंब या ऊंचाई दी हुई है। हम इन सबको जानेंगे कि आखिर ये क्या है। तो पहले देखते हैं शीर्ष क्या है। हमने पीछे पढ़ा है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, लेकिन जब कहीं किसी सवाल में केवल शीर्ष की बात हो रही है तो वहाँ पर त्रिभुज का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी वाला कोना ही शीर्ष कहलाएगा। यानी शीर्ष क्या है, त्रिभुज का सबसे ऊपरी कोना शीर्ष कहलाता है। यह समझिएगा, आधार के ठीक सामने वाला शीर्ष, आधार के ठीक सामने वाला कोना। जैसे आधार BC है, यहाँ पर BC के ठीक सामने कौन सा कोना है, आधार के ठीक सामने ऊपर की ओर। अगर त्रिभुज ऊपर स्थित है, ऊपर की साइड में बना हुआ है, तो ऊपर वाला हिस्सा शीर्ष कहलाएगा। अगर त्रिभुज, यही त्रिभुज अगर उल्टा होता, यानी नीचे के ए वाला बिंदु ऊपर ना होकर नीचे होता, तब शीर्ष नीचे आ जाता। ठीक है, और शीर्ष से जो कोण बना हुआ होगा वह शीर्ष कोण कहलाएगा। आगे अब नीचे देखिए, सबसे नीचे आधार। आधार किसे कहते हैं, वह रेखा, त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं, तो उन तीनों रेखाओं में वह रेखा जिस पर पूरा त्रिभुज टिका हुआ होता है। आधार मतलब बेस, किसी चीज़ का बेस। जैसे कोई वस्तु हुई है, उसका बेस क्या होगा, जिस पर वह पूरी वस्तु बनी हुई होगी। ठीक है, यानी जिस पर उस वस्तु की पूरी संरचना बनाई गई है, वह आधार कहलाता है। यहाँ पर BC पर पूरा त्रिभुज बना हुआ है। अगर BC ना होता तो त्रिभुज खाली है, क्योंकि BC पर ही माध्यिका भी BC पर बनाई गई है, शीर्ष लंब भी BC पर बनाया गया है, और मतलब BC पर ही पूरी तरह हम कह सकते हैं कि BC पर ही त्रिभुज टिका हुआ है। तो BC क्या हुआ, आधार। और आधार के दोनों सिरों से, आधार के सिरे यानी BC के सिरे कौन से हुए, B और C। B और C सिरों से खींची गई रेखाएं ऊपर मिलती हैं, वो शीर्ष कहलाता है। और जहाँ पर मिलती हैं आपस में, वहाँ जो कोण बनेगा वो शीर्ष कोण कहलाएगा।
और आधार रेखाएं, अब आधार बिंदु जो हैं यानी बी और सी, आधार बिंदु से जो रेखाएं खींची गई हैं वो रेखाएं आधार के साथ जो कोण बना रही हैं वो कहलाएंगे आधार कोण। जैसे ए बी ए रेखा बी सी के साथ कोण बना रही, बिंदु बी पर देखिएगा आधार कोण है और बिंदु सी पर आधार कोण है, यानी कि बिंदु बी और सी से जो रेखाएं ऊपर गई हैं वो रेखाएं आधार के साथ जो कोण बनाएंगी वो आधार कोण कहलाएगा। अब आगे देखते हैं माध्यिका। किसी त्रिभुज में हमने BC के मध्य बिंदु को शीर्ष सामने वाले शीर्ष से मिलाया है। किसी भी रेखा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे तो बनने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी। यानी कि किसी बिंदु के किसी भी त्रिभुज के किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, जैसे BC का मध्य बिंदु हमने लिया D और D को BC के यानी आधार का मध्य बिंदु लिया है तो आधार के सामने वाला शीर्ष लेंगे। कौन सा शीर्ष है? A, यानी कि BC के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष यानी A से मिला देंगे। तो D को A से मिला दिया तो AD जो हो गई माध्यिका हो गई। अब देखिएगा शीर्ष लंब किसे कहते हैं। हमने बताया शीर्ष हुआ सबसे ऊपरी वाला कोना, तो सबसे ऊपरी कोना कौन सा है? यानी शीर्ष हुआ आधार के सामने वाला को जो कोना होगा वो शीर्ष कहलाएगा, यानी आधार के सामने वाला शीर्ष। अब शीर्ष से शीर्ष लंब समझिए, शीर्ष लंब दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष और लंब। यानी कि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा। लंब का मतलब क्या है? लंब का मतलब है वह रेखाखंड जो आधार पर लंबवत हो और शीर्ष से होकर जाए। आधार पर लंबवत, अब जैसे बिंदु A से यानी शीर्ष A से उसके सामने वाली भुजा यानी आधार BC पर लंब डाला गया है। ठीक है, और जो लंब डाला गया है वो भुजा यानी आधार BC पर 90 अंश का कोण बना रहा है और 90 अंश का कोण लंब कहलाता है, समकोण भी कहलाता है। और 90 अंश के कोण पर जो भुजा खींची जाती है, जो रेखा खींची जाती है वो लंब कहलाती है। तो शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा। सामने वाली भुजा का मतलब है शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। और ऊंचाई क्या होगी त्रिभुज की? ये शीर्ष लंब जो डालेंगे, इस शीर्ष लंब की जितनी लंबाई होगी या जितना ऊंचा शीर्ष लंब होगा, यानी जैसे हमने शीर्ष से आधार पर लंब डाला तो उस लंब की यानी उस शीर्ष लंब की लंबाई ही उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। जैसे कि A से BC पर लंब डाला गया, AE लंब हो गया, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? जो ऊंचाई रेखाखंड AE की लंबाई ही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। आगे देखिए परिभाषाएं, यानी त्रिभुज की अंग। भुजा क्या है? वे तीन सरल रेखाएं जिनसे घिरकर त्रिभुज बना है, उन सरल रेखाओं को ही त्रिभुज की भुजाएं कहा जाता है। जैसे कि चित्र में तीन भुजाएं AB, BC और CA हैं। यानी कि जिन तीन रेखाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है वो तीनों रेखाएं ही त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। आधार, वह भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है या त्रिभुज टिका हुआ होता है वह आधार कहलाता है। चित्र में आधार BC है जिस पर त्रिभुज बनाया गया है। आगे देखते हैं आधार कोण। आधार भुजा के दोनों सिरों पर बने कोणों को आधार कोण कहा जाता है। इन्हें आधार कोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधार के साथ बने होते हैं। जैसे चित्र में कोण B या कोण ABC व कोण C
अर्थात कोड BCA आधार कोड हैं। जैसे कोड B शॉर्ट नेम दे दिया, अब पूरा नाम अगर लेंगे तो कोड ABC इसका पूरा नाम है। आगे देखते हैं, शीर्ष आधार के दोनों सिरों से जाने वाली अन्य दोनों रेखाएं आपस में जहां जिस बिंदु पर मिलती हैं वह शीर्ष कहलाता है। शीर्ष देखिए, आधार के दोनों सिरे यानी आधार BC हो गया तो इसके सिरे हो गए B और C। B और C से जो रेखाएं ऊपर को जा रही हैं वो दोनों रेखाएं आपस में जहां पर मिलती हैं वो हो जाएगा शीर्ष, यानी A पर मिल रही हैं तो शीर्ष हो गया A। जैसे चित्र में BC के B व C सिरों से रेखाएं आपस में A पर मिली हैं तो शीर्ष A होगा। हालांकि त्रिभुज के तीनों सिरों को शीर्ष कहा जाता है, लेकिन मुख्य शीर्ष अगर केवल एक शीर्ष की बात हो रही है तो वहाँ पर शीर्ष A लिया जाएगा, यानी ऊपरी या निचला भाग। शीर्ष कोण, त्रिभुज में आधार भुजा BC के सामने के शीर्ष से बनने वाला कोण शीर्ष कोण कहलाएगा। जैसे कोण A अर्थात कोण BAC बना हुआ है, शीर्ष कोण है। आगे देखते हैं त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। यानी कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो जो रेखाखंड प्राप्त होगा वह माध्यिका होगी। जैसे शीर्ष A के सामने भुजा BC है जिसके मध्य बिंदु D को A से मिलाया गया है अर्थात AD माध्यिका है। त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख यानी सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष और लंब, यानी शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष से उसके सम्मुख यानी सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे चित्र में शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर डाला गया लंब जो भुजा BC को E पर काटता है तो AE क्या हुआ, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब की लंबाई उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। यानी दिए गए चित्र में दिए गए त्रिभुज की ऊंचाई शीर्ष लंब AE के लंबाई के बराबर है। आगे देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए या भुजा को लंबा खींच दिया जाए तो बड़ी हुई भुजा व चित्र की अन्य भुजा के बीच बाहर की ओर बना कोण बहिष्य कोण कहलाता है। जैसे चित्र में BC को आगे D तक बढ़ाया गया है, चित्र में भुजा BC को आगे D तक बढ़ाया गया है तो अब भुजा BCD व त्रिभुज की अन्य भुजा AC के बीच बाहर को बना कोण ACD है। अर्थात ये किसी त्रिभुज की भुजा को आगे यानी लंबा खींचने पर वह खींची गई भुजा उस त्रिभुज की अन्य भुजा के साथ बाहर की ओर जो कोण बनाएगी वह उस त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाएगा। जैसे अब आगे चित्र दिखाया जाएगा जिसमें बहिष्कोण दिया गया है, कोण ACD बहिष्कोण है। जैसे BC को D तक बढ़ाया और ACD जो बाहर की ओर जो कोण बना है वो बहिष्कोण है। आगे देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, नंबर 1 भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समझिएगा, नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु का मतलब समझिए सम प्लस बाहु, सम माने बराबर हों, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी जिसकी भुजाएं बराबर हों। कितनी भुजाएं होती हैं, 3, यानी जब केवल भुजाओं की बात कही गई तो उसका मतलब सभी भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे चित्र में देखिएगा AB, BC और AC तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी हुई, 4-4 सेंटीमीटर। और देखिएगा त्रिभुज का पूरा कोण होता है 180 अंश का, और जब भुजाएं बराबर हैं तो इट मीन्स कोण भी तीनों बराबर होंगे, तीनों कोण भी बराबर होंगे। हाँ, और देखिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब है उसके दो कोण बराबर होंगे। और जब जब त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब है तीनों कोण बराबर होंगे। और जब तीनों कोण बराबर हैं
और तीनों कोणों का मान 180 अंश है, तो प्रत्येक कोण कितने का हुआ? 60 अंश का। वही यहाँ पर दिया हुआ है। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें समद्विबाहु का हिंदी मतलब समझिए, समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर हों, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? समबाहु में क्या था? तीनों भुजाएं बराबर थीं। समद्वि में दो भुजाएं बराबर, यानी द्वि भुजाएं बराबर इसमें दिया हुआ है। सम माने बराबर हों, द्वि माने द्वि, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसमें द्वि भुजाएं बराबर हों अर्थात दो भुजाएं बराबर हों बस समद्विबाहु त्रिभुज। आगे चित्र देखिए, इसमें तीन भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए, जिसमें से ए बी और ए सी 2-2 सेंटीमीटर्स की हैं, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं, जबकि बी सी की लंबाई अलग है, ये 3 सेंटीमीटर की है। तो ए बी और ए सी यानी दो भुजाएं बराबर है, कितने कितने की हैं? 2 सेंटीमीटर की। हमने बताया अभी कि जिस त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो तीनों कोण बराबर होंगे, अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण बराबर होंगे। जब दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इन दोनों के सामने वाले कोण बराबर होंगे। ए बी के सामने का कोण सी हो जाएगा, और ए सी के सामने का कोण बी, यानी कोण सी और कोण बी बराबर होंगे। तभी इनके लिए एक नाम दे दिया गया एक्स अंश, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर मान होगा, यानी दोनों कोण बराबर हैं। अगर अलग अलग होते तो एक्स वाई कर देते, जबकि तीसरा कोण अलग होगा जो कि हमने अलग दिखाया गया है, वो वाई अंश हो गया, ये दोनों एक्स अंश से। विषम बाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हों। विषम बाहु, विषम का मतलब जैसे सम और विषम उल्टे होते हैं एक दूसरे से, तो सम का मतलब था तीनों भुजाएं बराबर, और तो उल्टे हैं तो तीनों भुजाएं बराबर, इस शब्द का उल्टा क्या हुआ? तीनों भुजाएं ना बराबर, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हों अर्थात एक भी भुजा बराबर ना हो, वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे चित्र में देखिए, ए बी बी सी सी ए, इसमें ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, जबकि सी ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, तभी इन्होंने इनको अलग अलग नाम यानी एक्स वाई जेड नाम दे दिया। आगे देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो अर्थात न्यून कोण हो। 90 अंश से आगे कोणों की जानकारी की एक वीडियो आएगी जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण, सारे कोण दिए हुए होंगे, तभी कोण स्पष्ट हो जाएगा वहीं से। तो न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हों अर्थात 90 अंश से छोटे हों, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे चित्र में दिया हुआ है, तीनों कोण 60-60 अंश के हैं, यानी 60 अंश 90 अंश से छोटा होता है ना, तो तीनों अंश 60-60 अंश के हैं, इसका मतलब है तीनों कोण 90 अंश से कम हैं, छोटे हैं, तो ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हुआ। आगे अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 अंश से बड़ा हो। जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वह होता है जो 90 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण वह होता है जो 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा। तो वही यहाँ पर अधिक कोण बताया गया, यानी कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। किसी एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो जाए बस, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें भुजा B पर जो कोण बना हुआ है वो 90 अंश से अधिक है,
दिखने में ही लग रहा है, क्योंकि अगर बी पर सीधी ऊपर की ओर लंबवत रेखा खींची गई होती तो वह 90 अंश होता, लेकिन ये लंबवत रेखा से भी आगे की ओर रेखा खींची गई है, यानी कि कोण 90 अंश से बड़ा होगा 100%। ठीक, आगे देखिए समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज, समकोण क्या होता है? समकोण होता है 90 अंश का कोण। ठीक, तो समकोण को सीधा 90 अंश मानिए अब। अर्थात वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अर्थात आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज तो स्पष्ट हो गया कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रमेय है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये केवल समकोण त्रिभुजों में ही लागू होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही आधार होता है और आधार पर जो 90 अंश का के कोण के साथ जो रेखा खींची जाती है उसे लंब कहते हैं, और जो आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो इसमें एक प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय, जो इसमें आगे फार्मूला दिया है, यह पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है। अर्थात जब तीन भुजाएं होंगी, कर्ण, आधार और लंब, तो क्या होगा, कर्ण की लंबाई का वर्ग आधार और लंब की लंबाइयों के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, आगे चित्र में देखिए, कोण ए पर समकोण बना है, तो समकोण के साथ जो भुजा होगी वह आधार होगी। बाकी समकोण के ठीक सामने जो भुजा होगी वह कर्ण होगी। जैसे समकोण के साथ भुजा AC है, तो AC हो गया आधार। चित्र उल्टा दिखाया गया है यहाँ पर, क्योंकि सीधा चित्र तो जल्दी समझ लेते हैं सारे, लेकिन उल्टा चित्र समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए चित्र उल्टा बनाया गया है। तो AC क्या है? आधार, और AC के A बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बनाया गया है, AB भुजा है, तो AB क्या हुआ? लंब। यानी समकोण के साथ जो भुजा खींची गई होगी वो लंब होगी, और जहाँ पर 90 अंश का कोण यानी समकोण है, तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी। यानी कि A के सामने भुजा कौन सी है? BC, तो BC हो गई कर्ण। आगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। यदि त्रिभुज का आधार व ऊंचाई ज्ञात हो, यदि किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई दी हुई है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे। देखिए, किसी त्रिभुज का आधार व ऊंचाई ज्ञात होने पर क्षेत्रफल निम्न सूत्र से निकालते हैं। जैसे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई जो दी हुई है उनकी आपस में गुणा करके आधा कर देंगे। भाई 1/2 का मतलब आधा, किसका आधा? आधार और ऊंचाई की गुणा का आधा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे आगे एक सवाल दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसमें आधार, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें आधार BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि इस पर जो लंब डाला गया है यानी कि जो ऊंचाई इसकी है वह है 2 सेंटीमीटर, यानी आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, दिए गए चित्र में आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर शीर्ष लंब, यानी हमने बताया था ऊंचाई ही शीर्ष लंब होगी, तो ऊंचाई बराबर शीर्ष लंब बराबर AD बराबर 2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 4, और जो सेंटीमीटर है आपस में गुणा हो जाएगी, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तभी क्षेत्रफल A बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर को, यानी स्क्वायर का मतलब घात 2 को हम लिख सकते हैं वर्ग।
यानी कि क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला यानी ये दूसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, ठीक है। जैसे पहला तरीका क्या था कि उसमें अगर किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हुई है तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगला, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं, यानी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात होने पर क्षेत्रफल को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसे क्षेत्रफल डेल्टा बराबर, क्षेत्रफल को डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा जो कि डेल्टा कहलाता है। डेल्टा यानी क्षेत्रफल डेल्टा बराबर अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए ब्रैकेट बंद गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब एस क्या है। एस है जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी जो त्रिभुज की लंबाइयाँ दी होंगी ए बी सी, उन तीनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी जोड़ लेंगे और आधा कर देंगे। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ का आधा एस का मान होगा। तो वही यहाँ पर फार्मूले में प्रयोग हुआ है कि वर्ग है, वर्ग के साथ जो एस का मान आया है वो गुणा एस में से पहली भुजा को घटा देंगे, तभी हो गया एस माइनस ए, फिर गुणा एस में से दूसरी भुजा को घटा देंगे यानी एस माइनस बी, फिर एस में से तीसरी भुजा को घटा देंगे यानी गुणा एस माइनस सी। ये फार्मूला है। आगे इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दी हुई हैं, यानी 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, जिसमें ए का मान 8 सेंटीमीटर है, बी का मान 15 सेंटीमीटर है और सी का मान है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एस का मान निकाल लें। सबसे पहले एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ हम जोड़ रहे 8 प्लस 15 प्लस 17 बटे 2। तो ऊपर जोड़ आ गया 40 बटे 2, 40 को 2 से भाग कर दिया यानी आधा कर दिया, कितना आया 20। तो एस का मान आ गया 20। अब फार्मूला लगाएंगे। जो फार्मूला था, 2 स्टेप हैं इसको करने की। एक सबसे पहली स्टेप है एस का मान निकालेंगे, फिर सेकंड स्टेप है क्षेत्रफल यानी डेल्टा का सूत्र लगाएंगे। तो अब क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सारी जगह एस, इसमें 4 राशियाँ हैं यानी एस ए वी सी, चारों के मान रख देंगे। एस का मान है 20, ए का मान है 8, बी का मान है 15, सी का मान है 17। तो आगे मान रखते हैं अंडर रूट एस की जगह 20, ब्रैकेट में 20 माइनस ए का मतलब 8 यानी 20 माइनस 8 इंटू 20 माइनस बी यानी 20 माइनस 15 इंटू 20 माइनस 17, यानी 3 फार्मूला जो दिया है उसमें हमें और जो वैल्यू दी हुई हैं वो वैल्यू उस फार्मूले में रख दे रहे। तो अब हल कर रहे अंडर रूट 20 गुणा 20 में से 8 गया कितना बचा 12, गुणा 20 में से 15 गया कितना बचा 5, गुणा 20 में से 17 गया कितना बचा 3। अब आपस में अंदर गुणा कर लेंगे जितनी संख्याएं हैं। तो 20, 12, 5 और 3 की गुणा आ जाएगी 3600। 3600 का वर्गमूल ले लेंगे तभी आ जाएगा 60। अब ऊपर सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए त्रिभुज की विशेषताएं। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। यानी अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर नहीं हैं
कोई भी त्रिभुज देख लीजिए, तो उसमें अगर छोटा बड़ा कोण पूछा जाए तो सब बिना माप के ही हम बता सकते हैं। जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण बड़ा होगा, जो भुजा छोटी होगी उसके सामने का कोण छोटा होगा। अगला, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हैं तो उसकी दो भुजाएं भी असमान होंगी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। यानी अभी हमने बताया था, अभी पहला पॉइंट जो था कि बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, ठीक उसका उल्टा यानी अपोजिट बिंदु है ये, कि बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखेंगे कि उनकी किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ लेंगे तो उन दो भुजाओं का जोड़, जो दो भुजाएं जोड़ी हैं उनका जोड़ जो शेष तीसरी भुजा रह गई है उससे अधिक आएगा। यही इस बिंदु में बताया गया। अगला है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी हमने समकोण त्रिभुज वाले पॉइंट में ये बताया था। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उनका आधा होता है। कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तो आधार को छोड़कर बाकी जो दो भुजाएं बचेंगी उनके मध्य बिंदुओं पर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, या आधार को क्यों छोड़ रहे हैं, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाएं, यानी वो भुजाएं लेंगे जो आपस में लगी हुई हैं, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेंगे उनके। अब उन मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी जो कि तीसरी भुजा के समांतर होगी। जैसे अभी जो स्टार्टिंग में हमने त्रिभुज बताया था उसमें तीन भुजाएं थी, ए बी, बी सी और सी ए। तो अगर हम ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो जो भुजा मिलेगी वह तीसरी भुजा यानी बी सी के समानांतर होगी और लंबाई में आधी होगी। यू कैन ट्राई इट। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के उसके मध्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो पाँचवा पॉइंट हमने अभी बताया इसका ही उल्टा है। हमने उसमें क्या किया था कि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया था तो वह तीसरी भुजा के समांतर था। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने ABC त्रिभुज जो स्टार्टिंग में दिया था उसको लेके बताया था, पांचवा पॉइंट समझाया था। अब छठा पॉइंट भी उसी को लेकर समझेंगे कि AB उसमें BC आधार है तो हमने AB भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, ठीक है। उस मध्य बिंदु से आधार के समानांतर रेखा खींची, ठीक। AB के मध्य बिंदु से आधार यानी BC के समानांतर रेखा खींची तो वह AC खींची और तो जो रेखा यानी आधार BC के समानांतर रेखा जो प्राप्त होगी वह अन्य तीसरी भुजा यानी AC को उसके मध्य बिंदु पर काटेगी। यही है। उसमें क्या था, दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु लिया था तब वो तीसरी भुजा के समानांतर आया था। इसमें हम एक भुजा का मध्य बिंदु ले रहे हैं और दूसरे के समानांतर खींच रहे, तो वह भुजा तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटेगी, ये यहाँ पर बताया गया है।